दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मिस्टीरियस एंशिएंट किंगडम्स के बारे में जिन्होंने अपने रहस्यों से एक समय पर पूरी दुनिया पर तहलका मचा के रखा था। फिर चाहे वो बेबीलोन में खोजे गए टैबलेट से मिली बेबीलोन की जानकारी हो या माया किंगडम के द्वारा यूज किया जाने वाला हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग, ये सभी प्राचीन साम्राज्य और इनके रहस्य आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, लाइफ इन बेबीलोन। दोस्तों बेबीलोन मेसोपोटामिया का एक प्राचीन किंगडम है जिसने 1792 से लेकर 1750 बीसी तक मेसोपोटामिया पर कब्जा करके रखा था। इस किंगडम के ऊपर हैमुराबी नाम के एक रूलर का राज था और इस बात का पता आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में तब लगाया जब उन्होंने वहां से कई सारे एंशिएंट टैबलेट्स को खोजा था जो आज से 4000 साल पुराने थे। दोस्तों इनके ऊपर तरह तरह की पिक्चर्स बनी हुई थी, लेकिन कुछ टैबलेट्स ऐसे भी थे जिनके ऊपर कार्विंग टेक्स्ट मौजूद था। आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये अगर इन टैबलेट्स की पिक्चर्स को गौर से देखा जाए तो ये पिक्चर्स एंशिएंट बेबीलोन के रहन सहन को दर्शाती है। नंबर 9, द ड्रग हैबिट ऑफ माया। माया किंगडम के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि ये सारी दुनिया के सबसे एडवांस सिविलाइजेशंस में से एक था। पर क्या आपको पता है कि माया किंगडम के लोग हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग की आदत की बुरी तरह से शिकार थे और उनका ऐसा मानना था कि ये कोई ड्रग्स नहीं है बल्कि एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए की जाने वाली एक प्रक्रिया थी जिसके जरिए वो भगवान से भी बात कर सकते थे। और इस ड्रग्स के सेवन को आज के समय एंथियोजेंस कहा जाता है और इसे पिछले 2000 सालों तक फॉलो किया जाता था। असल में माया किंगडम के लोग ये सभी एक सेक्रेट केव में करते थे और उनका कहना था कि ये सेक्रेट केव एक अंडरवर्ल्ड का रास्ता है। पर मॉडर्न साइंस की माने तो पता चलता है कि ये सब उस हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग का कमाल होता था। वो वैसे तो कई तरह के हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फेमस था बाल्श, जिससे वो लोग ड्रिंक बनाते थे और सेरेमनीज के दौरान पीते थे। नंबर 8, द किंगडम ऑफ द क्लिफ्स। दोस्तों हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने नेपाल में एक चौंका देने वाली खोज की है। असल में उन्होंने हिमालय में मौजूद एक क्लिफ से करीब 10,000 से भी ज्यादा मैन मेड केव्स को खोजा है। ये केव्स हिमालय के उस रीजन में है जहां कोई भी मेन रोड नहीं है और चारों ओर जंगल ही जंगल है और ये अब तक की गई सबसे मिस्टीरियस आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है, क्योंकि इसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं है कि आखिर इस जगह को किसने बनाया था या कहें कि यह किसका घर था। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलियन के आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इस केव को पहली बार 1990s में एक्सप्लोर किया था तब उन्हें इस बात का अंदाजा लग गया था कि इस जगह तक पहुंचना कितना ज्यादा कठिन काम है, क्योंकि उस रिसर्च टीम में कई जाने माने क्लाइंबर भी शामिल थे, लेकिन उन क्लिफ तक पहुंचने में उनकी भी हवा टाइट हो गई थी। तब तो आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जगह कितनी ज्यादा टेरेबल है। इसके साथ ही पिछले साल ही इस केव को कोरी रिचर्ड्स नाम के एक फोटोग्राफर ने भी विजिट किया था और उनका कहना था कि ये केव उनके द्वारा विजिट की गई अब तक की सबसे डरावनी केव है, क्योंकि ये देखने में ऐसी प्रतीत होती है कि जैसे ये कुछ पलों में ही गिरने वाली हो। नंबर 7, द वुमन वॉरियर ऑफ दाहोमी। दाहोमी एक अफ्रीकन किंगडम था जो 17वीं सेंचुरी में ही विलुप्त हुआ है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर ये किंगडम आज की इस वीडियो में शामिल है तो इसमें ऐसा क्या खास है। तो आपको जान लेना चाहिए कि इस किंगडम की रक्षा एक वुमन वॉरियर कई सदियों से करती आ रही थी। ये किंगडम 16वीं सेंचुरी के समय सबसे पावरफुल किंगडम्स में से एक था और यहाँ के रूलर हर एक चीज को कंट्रोल करते थे, फिर चाहे वो सोशियल इश्यूज हो या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसके साथ ही इसके बारे में हिस्टोरियंस का मानना है कि दाहोमी ट्राइब न केवल रिसोर्सेज का व्यापार करती थी बल्कि ये युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए सैनिकों का व्यापार भी करते थे और 17वीं सेंचुरी के दौरान इन्होंने हजारों लोगों को अपने पड़ोसी ट्राइब्स के साथ बेचा था, जिसमें मुख्य तौर पर ब्रिटिश, फ्रेंच और पोर्तुगीज की ट्राइब शामिल थी और इस काम को मुख्य रूप से उस वुमन वॉरियर के देखरेख में किया गया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यही कारण है कि यह किंगडम अफ्रीका की सबसे पावरफुल और वेल्दियस्ट किंगडम्स में से एक था। नंबर 6, वॉर्टिगन एंड द सैक्सॉन्स। ये बात 5th सेंचुरी की है जब ब्रिटेन पर वॉर्टिगन रूलर का राज हुआ करता था। आपको बता दें कि ये बात आज तक किसी को नहीं पता है कि वॉर्टिगन का असली नाम क्या था, क्योंकि वॉर्टिगन सुप्रीम लॉर्ड या कहें द ग्रेट चीफ को कहा जाता था। पर अगर वॉर्टिगन पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि वॉर्टिगन ने अकेले ब्रिटेन पर राज कर सुप्रीम लॉर्ड से कम काम नहीं किया था। अब अगर इनके और सैक्सॉन्स के संबंध की बात करें तो आप जानकर चौंक जाएंगे कि एक महान हिस्टोरियन गिल्डस ने लिखा था कि वॉर्टिगन ने 449 में सैक्सॉन्स को इनवाइट किया था। हालांकि उन्होंने ब्रिटेन की रक्षा करने की बजाय पूरे ब्रिटेन पर ही कब्जा कर लिया
और इन्हीं ने ब्रिटेन में इंग्लिश को पॉपुलर किया था। नंबर 5, द एक्सुमाइट। एक्सुमाइट सिविलाइजेशन पूरे दुनिया के सबसे कम सबूत वाले सिविलाइजेशंस में से एक है। इस सिविलाइजेशन के बारे में रिसर्चर्स जितना पता कर पाए हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो इस सिविलाइजेशन का राज एरिट्रिया से लेकर इथोपिया तक और ठीक इसी तरह सोमालिया से लेकर सोमालीलैंड तक था। इस सिविलाइजेशन की एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसने प्राचीन भारत और रोमन के साथ अपना ट्रेडिंग लिंक बनाकर रखा था। इसके साथ ही यह सिविलाइजेशन लोगों को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस भी करता था, जिसने अरेबियन पेनिनसुला तक के लोगों को इन्फ्लुएंस किया था। नंबर 4, द राइज एंड फॉल ऑफ हिमराइट। दोस्तों, हिमराइट नाम की एक किंगडम यमन के सदर्न पार्ट में रहती थी और धीरे धीरे ये किंगडम जुडाइज्म में बदल गई, वो भी तब जब क्रिश्चियनिटी पूरे जोर शोर से तरक्की कर रही थी। असल में आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि हिमराइट यमन में 110 बीसी से रहते आ रहे थे, लेकिन 4th सेंचुरी बीसी में इन्होंने अन्य धर्म के लोगों को जुडाइज्म में बदलने के लिए मजबूर किया और इस तरह 425 में एक पावरफुल ज्यूइश किंगडम की शुरुआत हुई। खैर, लगभग 1 सेंचुरी बाद एक क्रिश्चियन किंगडम एक्सुम ने इन्हें तबाह करके रख दिया और इस तरह से हिमराइट किंगडम खत्म हो गया। नंबर 3, द लॉस्ट एटलांटिस। दोस्तों, एटलांटिस एक काल्पनिक शहर है और इसी को हिलाइक भी कहा जाता है। इसके बारे में सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने 400 ईसा पूर्व लिखा था। प्लेटो ने वहां पर एक एडवांस्ड आइलैंड सिविलाइजेशन के बारे में भी बताया था, जिसका एक विशाल समुद्री साम्राज्य है। प्लेटो के मुताबिक एटलांटिस उनके समय से भी 9000 साल पहले एग्जिस्ट करता था। प्लेटो ने यह भी कहा था कि एटलांटिस ग्रीस के बीचों बीच है, जहां एक विशाल बंदरगाह की दीवार और विशाल प्रवेश स्तंभ था। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इसमें समुद्री देवता पोसिडियन का मंदिर भी था। प्लेटो का मानना तो यह भी था कि एटलांटिस किसी सुनामी या ज्वालामुखी जैसे किसी नेचुरल डिजास्टर के चलते खत्म हुआ था। साइंटिस्ट को आज तक एटलांटिस के होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन हाल ही में गहरे समुद्र में रिसर्चर्स को अजीब तरह के पत्थरों की बनावट दिखी है, जो काफी वियर्ड है। ये प्रशांत महासागर में पापा हनामुकुआकिया मरीन नेशनल मॉन्यूमेंट में लिलियोकोलानी रिज में मिली है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि पापा हनामुकुआकिया मरीन नेशनल मॉन्यूमेंट अमेरिका में है, जो दुनिया के सबसे बड़े मरीन कंजर्वेशन एरिया में से एक है। ये इतना बड़ा है कि रिसर्चर्स इसके बॉटम का सिर्फ 3% ही एक्सकेवेशन कर पाए हैं। नंबर 2, लाना किंगडम। अगर साउथ ईस्ट एशिया की 13th सेंचुरी की हिस्ट्री पर नजर डाली जाए तो पता लगता है कि वहां पर मॉन किंगडम, हरिफुनचाई, खमेर एम्पायर और साथ ही कई और रूलर्स ने भी राज किया है। पर इनमें से सबसे अमेजिंग किंगडम था लाना किंगडम, जिसने 13th सेंचुरी में थाईलैंड के नॉर्दर्न रीजन में राज किया था और इनकी कैपिटल थी चियांग माई, जो आज भी खड़ी हुई है या कहें पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन साल 1884 में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी को पता नहीं है और ये किंगडम पूरी तरह से खत्म हो गया और उसके बाद किंगडम ऑफ सियाम ने इस पर कब्जा कर लिया और 1949 में थाईलैंड को एक स्टेट बना दिया। हालांकि आप जानकर चौंक जाएंगे कि लाना किंगडम चाइना से निकाला गया एक साम्राज्य था, जिन्हें ताई युआन भी कहा जाता था। नंबर 1, लिडिया। ये किंगडम ऑफ लिडिया 7th से 6th सेंचुरी तक ही इस दुनिया पर रहा है और इसी ने एशिया के लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज और ट्रेडिंग रूट्स का ज्ञान दिया था। पर अगर इसके प्राइम टाइम या कहें इसके पीक टाइम की बात करें तो वो किंग क्रोएशियस के समय हुआ करता था, क्योंकि इन्होंने और इनकी विशाल सेना ने ग्रीक की उन सभी सिटीज को जीत लिया था जो कोस्ट पर मौजूद थी और इसी तरह इन्होंने अपने साम्राज्य के बॉर्डर को पर्शियन एम्पायर के बॉर्डर तक खींच दिया था। पर आज के समय बहुत सारे हिस्टोरियन का मानना है कि लिडिया एक बहुत विशाल किंगडम था और उसी का एक टुकड़ा है टर्की, लेकिन इसके बॉर्डर पर्शियन एम्पायर की बॉर्डर तक नहीं फैली हुई थी। तो वहीं कुछ का कहना है कि इनके बॉर्डर पर जरूर पर्शियन एम्परर तक फैला हुआ था, लेकिन 546 में पर्शिया ने इस पर हमला कर इसे कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पर्शियन एम्परर को हराकर अपना राज्य दोबारा स्थापित किया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।